नमस्कार प्यारे दर्शकों, नक्षत्र तक आपका अपना यूट्यूब चैनल। मैं आदित्य द्विवेदी, आपका ज्योतिष मित्र। आज एक नए विषय वस्तु के बारे में आपको जानकारी देंगे। आपकी कुंडली से जुड़े हुए विषय वस्तु के बारे में ही जानकारी देंगे। उसके पहले अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं का उपाय जानना चाहते हैं और रत्न रुद्राक्ष आदि के बारे में जानना चाहते हैं तो आप 7800771770 पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल करके व्हाट्सएप करके आप शुल्क और परामर्श की प्रक्रिया आदि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज के एक नए रोचक विषय वस्तु पर चलते हैं। महादशाओं और अंतरदशाओं की श्रृंखला में तीसरा वीडियो है। पहले कार्यक्रम में हमने आपको तारा मिलान की पद्धति बताई थी। जो पिछले दो कार्यक्रम हैं उनका लिंक इस वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो तारा मिलान वाली पद्धति हुई थी और नक्षत्र की भूमिका जो होती है दशा महादशा में, उसके बारे में बताया गया था आपको। आज हम आपको बताएंगे ग्रहों की महादशा और अंतरदशा में समान गुण धर्म वाले दो ग्रहों की अंतरदशा महादशा कैसा प्रभाव देगी। आपकी जो लग्न कुंडली होती है, मैं एक संक्षेप में आपको पहले समझा देता हूँ, फिर अभी आपको बाद में पूरा डिस्क्रिप्शन समझा दूंगा। देखिए, कुंडली में छठा भाव क्या है? खराब माना जाता है, रोग ऋण शत्रु का। और आठवां भाव क्या है? खराब है, रोग ऋण शत्रु ये भी देता है। तो ये दोनों भाव क्या हो गए? समान गुण धर्म वाले हो गए। द्वितीय भाव क्या होता है? धन भाव का। और 11th हाउस क्या होता है? लाभ भाव का, इनकम का। यानी इसका भी संबंध धन से है, इसका भी संबंध धन से है। तो ये दोनों भाव क्या हो गए? सहधर्मी हो गए, एक समान इनका जो है प्रभाव होता है। ऐसे छठे आठवें बारहवें का। तो यही ग्रहों की साधर्मिता, इन भावों का जो स्वामी होगा वे सहधर्मी हो जाएंगे। तो आज का जो कार्यक्रम है वह ग्रहों के सहधर्मिता पर आधारित है। और सहधर्मी ग्रह की अगर जिसकी महादशा है और अंतरदशा है, अगर वे एक समान गुण धर्म वाले हैं तो सेम प्रकार का अच्छा, ज़्यादा अच्छा या ज़्यादा बुरा प्रभाव देंगे। पूरा कार्यक्रम देखिए, बिना गुणागणित आपको समझ में आने वाला है। आपको अपनी लग्न कुंडली सामने रखनी है और लग्न कुंडली में आपको निकालना है कौन सा ग्रह किस प्रकार के सहधर्मिता में है। मैं एक कुंडली ड्रा कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं कर्क लगन की कुंडली ले रहा हूँ और इसी कुंडली से जो उदाहरण मैंने पिछली कुंडली में लिया था वही उदाहरण कुंडली यहाँ भी ले रहा हूँ, ताकि तीनों जो वीडियो बने हैं वो अगर आप लगातार उनको देखें तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाए। शुक्र हो गया, यहाँ पे बुध था उस कुंडली में, इस कुंडली में भी है, सूर्य है, गुरु है। वस्तुतः यह मेरी ही कुंडली है। इस कुंडली में जो योग्य जानकार लोग हैं वो कुछ न कुछ कमेंट करके हमें जानकारी भी देते रहते हैं। तो आप भी इस कुंडली पे जो निष्कर्ष निकले देखने में क्या लगता है आप बताएंगे। आप अपनी कुंडली लग्न कुंडली रखेंगे और मैं आपको सूत्र समझाने चल रहा हूँ। देखिए कुंडली में क्या है, यहाँ पे मैं नीचे गिनती लिख देता हूँ। जहाँ 4 नंबर की गिनती जिस घर में लिखी हुई है, ऐसे आप अपनी कुंडली में जानिएगा ये कुंडली का पहला घर है। पहले घर में जो गिनती लिखी गई है उसका स्वामी कौन सा ग्रह है, यहाँ से देख लीजिए। आप अपनी कुंडली में देखिएगा। थोड़ा जो ज्योतिष में बेसिक जान गए चुके हैं, एडवांस लेवल पे हैं, वो हमको 1 मिनट के लिए समय दे दें ताकि मैं बेसिक लोगों को भी साथ में ले लूँ पहले, फिर मैं इस सूत्र को समझाऊंगा। आप यहाँ पर देखिए जो गिनती लगन में लिखी हुई है उसको यहाँ से टैली करा के जान लीजिए उसका स्वामी कौन है। जैसे यहाँ 4 लिखा है, 4 का स्वामी चंद्रमा है, यानी लग्न का मेरी कुंडली में पहले लगन का स्वामी चंद्रमा है। अब वह चंद्रमा कुंडली में कहीं भी बैठा होगा, लेकिन जहाँ 4 नंबर की गिनती लिखी हुई है उसका स्वामी चंद्रमा है। अलग से आप पेपर पे नोट कर लीजिए। ऐसे दूसरे भाव में कौन सी गिनती है? 5, 5 का स्वामी सूर्य है, तो इसका स्वामी सूर्य होगा। लग्न का स्वामी, पहले घर का स्वामी चंद्रमा। सभी 12 भावों के स्वामियों को नोट कर लीजिए यहाँ से टैली करा के। जैसे यहाँ 5 नंबर है धन भाव, अभी मैंने आपको शुरू में बताया, इसका इस भाव का और इस भाव का धन से संबंध है। इस भाव का स्वामी कौन है? 5 नंबर मतलब सूर्य, और इस भाव का स्वामी 2 नंबर मतलब शुक्र। यानी धन से संबंधित ग्रह कौन से हैं?
यहाँ पर सूर्य और यहाँ पर शुक्र, ये दो ग्रह जो हैं कुंडली में धन से संबंधित हो गए हैं, क्योंकि दोनों का किसी न किसी प्रकार से द्वितीय और एकादश भाव धन का होता है। तो ये दोनों समान धर्मी हो गए, दोनों का काम धन से और इनकम से जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार से कुंडली में अगर आप देखिए यहाँ पर जो छठा भाव है 9 नंबर की गिनती है, 9 का स्वामी कौन है? गुरु। और यहाँ पर अष्टम में देखिए कौन सी गिनती है? 11, 11 का स्वामी कौन है? शनि। तो यानी शनि और गुरु में भी समान धर्मिता है, एक रोग ऋण शत्रु देगा, दूसरा आपद मुसीबत और अपमान अपयश देगा, तो इनमें भी साधर्मिता है। तो साधर्मिता के आधार पे अगर हम भावों को बांट दें तो ये जो पहला घर है कुंडली का, सबकी कुंडली में जो पहला घर है इसको हम त्रिकोण बोलते हैं, तो ये त्रिकोण में आ जाएगा। लगन है केंद्र में भी आता है, लेकिन इसको और इसको हम त्रिकोण मानेंगे। यानी कुंडली का जो पहला घर है और 5वां घर है और 9वां घर है, ये सहधर्मी हैं, क्योंकि ये कुंडली के त्रिकोण हैं, कुंडली के सबसे शुभ भाव हैं। नोट करिएगा, याद करिएगा, पहला घर, 5वां और 9वां घर जो है सबसे शुभ भाव है। इस त्रिकोण का स्वामी कौन कौन सा ग्रह है ये जान लेंगे। पहला घर में 4 है यानी चंद्रमा, 5वें घर में 8 नंबर की गिनती है यानी मंगल, और 9वें घर का स्वामी गुरु है, क्योंकि यहाँ 12 नंबर लिखा, 12 का स्वामी गुरु। तो यानी ये तीनों ग्रह आपके अच्छे होंगे। मैं नोट करके आपको दिखा, आप ऐसे नोट करते हुए चलिए, कागज़ कलम ले लीजिए। पहले घर का स्वामी चंद्रमा, 5वें घर का स्वामी मंगल और 9वें घर का स्वामी गुरु। ये मैं स्वामी कैसे जान पा रहा हूँ? आप यहाँ से देख के जान लेंगे आपकी कुंडली में जहाँ जो गिनती लिखी हुई है। यानी ये त्रिकोण हुए, ये कुंडली के सबसे शुभ भाव होते हैं। चंद्रमा मंगल गुरु त्रिकोण के स्वामी हो गए। अब आपको क्या जानना है कि आपकी कुंडली में अगर महादशा इनमें से किसी एक की चल रही है और इन्हीं में से किसी एक की अंतर्दशा चल रही है, तो यानी आपकी महादशा और अंतर्दशा दोनों आपके शुभ या अच्छे ग्रहों की चल रही है, वह महादशा में वह अंतर्दशा आपको अच्छा परिणाम देगी। उम्मीद है समझ रहे होंगे आप, क्योंकि इनके गुणधर्म समान हैं। अब अगर किसी में महादशा त्रिकोण के स्वामी की और अंतर्दशा त्रिकोण के स्वामी की चल रही है, अच्छा फल नहीं मिल रहा है, यानी आपके ये ग्रह कमज़ोर होंगे, तो उनका स्टोन वगैरह पहनिए। दूसरा जो सहधर्मिता होता है 6, 8 और 12, आप जानते भी हैं इनको दुख स्थान बोला जाता है, त्रिसदाय भी बोला जाता है। तो आप अपनी कुंडली में 6, 8, 12 के स्वामियों को देखिए, इनको क्या बोलते हैं? त्रिसदाय या दुख स्थान, त्रिसदाय। छठे का स्वामी, इस कुंडली में छठे भाव का स्वामी कौन है? गुरु है। नोट कर लीजिए आप अपनी कुंडली के अनुसार। अष्टम का स्वामी कौन है? शनि है। द्वादश का स्वामी कौन है? 3 नंबर लिखा है, तो 3 नंबर मतलब बुध हो गया। अब अगर आपकी कुंडली में इनमें से किसी एक की महादशा और इनमें से किसी एक की अंतर्दशा चल रही है, तो आप बड़ी मुसीबत में आएंगे, क्योंकि ये छठा भाव और 8वां भाव 12वां भाव कुंडली में विपरीत माना जाता है। अगर सिर्फ किसी एक की महादशा इनमें से चल रही है तब तो खराब ही है, लेकिन अंतर्दशा में भी वही खराब चीज़ चल रही है, तो रोग ऋण शत्रुओं से आप घिर जाएंगे, व्यवसाय में हानि हो जाएगी। तो ये त्रिसदाय वाले जो ग्रह हैं तीनों, उन्हीं तीनों में से किसी एक की महादशा हो, किसी एक की अंतर्दशा हो, तो समय अनुकूल नहीं है, दोनों का जप करवा लेना चाहिए। अगर विपरीत राजयोग, कुछ लोग कहेंगे मेरा अच्छा चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में विपरीत राजयोग आदि का निर्माण होता है, तब अच्छा चलता है। यहाँ पर जनरल सूत्र आपको समझाए जाते हैं। जब कुंडली पे अप्लाई करेंगे तो जो ग्रह बैठा है वह किसी कोई विशेष योग कुंडली में बना रहा है, उसको अलग से देखा जाएगा। योगों की व्याख्या अलग से, जैसे गुरु और चंद्रमा की युति है। मैं योग की बात कर रहा हूँ तो आपको एक और गूढ़ पॉइंट समझा देता हूँ। गुरु और चंद्रमा किसी कुंडली में एक साथ हों तो क्या होता है? गजकेसरी योग होता है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता कि गुरु चंद्रमा साथ में हो तो गजकेसरी योग होगा। अगर साथ में नहीं है तो भी गजकेसरी योग हो जाता है। कैसे? ये भी नहीं कह रहे हैं कि केंद्र में हो। कैसे? मान लीजिए कि गुरु इस भाव में है और चंद्रमा इस भाव में है, तो भी गजकेसरी योग बनेगा। इस भाव में अगर गुरु 28 डिग्री का है मान लीजिए,
और इस भाव में चंद्रमा, इस राशि में चंद्रमा 5 डिग्री का है, तो गजकेसरी योग बन गया, क्योंकि गुरु और चंद्रमा के बीच की दूरी 30 अंश से कम है। ये जो ग्रहों की युति होती है, दो चीज होता है, ग्रह किस भाव में है ये तो आप देख लेंगे, कुंडली पता चल जाएगा, लेकिन जो ग्रहों की युति होती है, जैसे शनि चंद्रमा का विष योग हो गया, सूर्य राहु का ग्रहण दोष हो गया, ये सब भाव से नहीं बनता है, ये सब अंश से बनता है। जैसे गुरु इस भाव में हो, चंद्रमा इस भाव में हो, तो गुरु की जो डिग्री है और चंद्रमा की जो डिग्री है, अगर उस डिग्री के बीच अंतर 30 से कम है तो वह योग बन जाएगा। अब यह 30 अंश से जैसे जैसे समीप आएगा और कम अंतर होगा, वह योग इतना ही प्रबल होगा। गुरु 28 का है, चंद्रमा 5 का है, 28 के बाद 2 डिग्री चलेगा तो इसको पूरा कर देगा, और 5 ये चला है तो 5 2 सिर्फ 60 डिग्री के अंतर पर है, तो यानी प्रबल गजकेसरी योग बनेगा। लेकिन यही गुरु यहाँ पर 28 का है और चंद्रमा यहाँ पे 20 डिग्री का हो जाए, तब अंतर ज़्यादा हो जाएगा, तो उतना प्रबल गजकेसरी योग नहीं बनेगा। तो हमें ग्रहों की जो युति है वह ग्रहों के अंश के आधार पर बनती है, न भाव के अनुसार पर, भाव से नहीं मतलब है। जैसे इस कुंडली में देखिए, गुरु यहाँ है, चंद्रमा यहाँ है, अब दोनों 2 भाव में नजर आएंगे, लेकिन दोनों की जो डिग्री है, जब हम उनका अंतर निकालते हैं तो दोनों एक दूसरे से 25 अंश से कम की दूरी पर हैं। जब भी गुरु से बरहमे में चंद्रमा होता है तो धन के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। भाव में तो बरहमे है, लेकिन अंश वाइज देखेंगे तो दोनों 30 अंश के अंदर ही अगर वे आ रहे हैं तो उनकी युति मानी जाएगी, ना कि दूरी मानी जाएगी। तो इस चीज़ को ध्यान रखा जाता है फलादेश में। अब इस कुंडली में जो है, मान लीजिए मंगल 5 डिग्री का है और इस कुंडली में राहु 28 का है, तो दोनों के डिग्री में बहुत अंतर है। राहु उल्टा चलता है, हमेशा याद रखिएगा, 28 से 29 नहीं जाएगा, 28 से 27 आएगा, तो इसलिए ये राहु मंगल दूर दूर हैं। लेकिन अब मान लीजिए राहु 28 डिग्री का है और मंगल यहीं में इसी में 4 डिग्री का है, तो अब दोनों के बीच डिग्री वाइज जो है योग बन गया, तो अंगारक दोष का फल दे देगा। फिलहाल विषय वस्तु पे आ जाते हैं। तो त्रिसडाय के स्वामी की अगर महादशा अंतरदशा है तो वह शुभ फल नहीं देती है, साधारण रूप से अशुभ दे सकता है। अगले भाव पे चलेंगे, उपचय बोलते हैं। तीसरा भाव जो होता है कुंडली का, छठा भाव जो होता है, 10वां भाव और 11वां भाव जो होता है, इसको क्या बोलते हैं? उपचय भाव बोलते हैं। ये उपचय भाव जो होता है परिश्रम का, मेहनत का होता है। तो उपचय भाव में आप अपने कुंडली में तीसरे घर का स्वामी कौन सा ग्रह है? इस कुंडली के अनुसार 6 नंबर लिखा, 6 का स्वामी क्या है? बुध है। तो ऐसे आप भी नोट कर लीजिए, बुध हो गया। छठे का स्वामी क्या हो गया? गुरु हो गया। 10म का स्वामी कौन हो गया? मंगल हो गया। और 11 का स्वामी कौन है? शुक्र है। 2 नंबर की गिनती लिखी है, 2 का स्वामी कौन है? शुक्र है। तो उपचय भाव के ग्रह कौन कौन से हैं आपके नोट कर लीजिए। अब अगर इन्हीं में से किसी एक की महादशा हो और किसी एक की अंतरदशा हो तो यह दशा आपको परिश्रम करवाएगी, खूब मेहनत करवाएगी और मेहनत के मुताबिक आपको फल मिलेगा और स्वास्थ्य भी कुछ ना कुछ खराब होता रहेगा, क्योंकि ये कुछ ना कुछ स्वास्थ्य को भी पीड़ित करते रहेंगे। आप परिश्रम करेंगे तो जाहिर सी बात है, अगर व्यक्ति हार्ड वर्क कर रहा है तो उसके स्वास्थ्य पे असर पड़ेगा, वह जरूर थकेगा। और अगर परिश्रम करेगा, थकेगा, तो उस समय तो फल ना ही मिले, लेकिन बाद में फल जरूर मिलता है। अक्सर उपचय वाले ग्रहों की जो महादशा अंतरदशा होती है, ये परिश्रम करवा लेती है आपसे और फिर बाद में उसका मीठा फल भी देती है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। यानी ये अगर चल रहा आपका तो मेहनत करने के लिए तैयार हो जाइए। पुल योर सॉक्स अप, कमर कस लीजिए। अगला जो योग बनता है वह बनता है, हम अलग से एक कॉम्बिनेशन अभी जो शुरू में आपको बताए थे धन के लिए देख लीजिए। धन के लिए आप देख सकते हैं कि एक कॉम्बिनेशन जो बनेगा, यह द्वितीय भाव का स्वामी जो है और 11th हाउस का स्वामी, इन दोनों का, ये धन भाव है और ये लाभ भाव है, तो इन दोनों का भी कॉम्बिनेशन बनेगा। धन भाव का यहाँ पर 5 नंबर है तो स्वामी कौन है? सूर्य है। और यहाँ पे धन भाव में 2 नंबर है तो स्वामी शुक्र है।
तो यानी अगर शुक्र की महादशा या सूर्य की महादशा में अंतर्दशा इन्हीं की रहेगी, तो चूंकि ये धन के स्वामी हैं तो आपके जीवन में धन से संबंधित घटनाएं उस दौरान विशेष होंगी। अब धन प्राप्ति होगी कि धन हानि होगी ये कुंडली में पता चलेगा। अगर धन भाव का स्वामी नीच का हो गया, 11 भाव का स्वामी चला गया खष्टम में, धन का स्वामी खष्टम में, तो धन से संबंधित हलचल होगी। धन आएगा कि चला जाएगा कि कर्जदार होंगे ये तो कुंडली देख के पता चलेगी, लेकिन धन से संबंधित हलचल होने वाली है। इसी प्रकार से आपने पढ़ा होगा कुंडली में मार्केश शब्द, यानी कि ये जो अगला संबंध हमने बताया, मैं लिख देता हूँ, लिखा नहीं मैं, जो ज्योतिष के विद्यार्थी हैं नोट कर सकेंगे। यानी कुंडली का दूसरा भाव और 11वें भाव के स्वामियों की महादशा और अंतर्दशा परस्पर हो तो धन से संबंधित प्रेडिक्शन बनती है। अब अगर इन दोनों के स्वामी ठीक हैं तो धन अच्छा मिलेगा, अन्यथा धन जा सकता है, कर्ज हो सकता है। अगला जो हम लेंगे, अगला योग बनेगा मार्केश का। बहुत से लोग बोलते हैं कुंडली में मार्केश, एक तो हमने 6, 8, 12 को ले लिया, ये भी मारक प्रभाव देते हैं। दूसरा मारक भाव कौन सा होता है सब जानते हैं, कुंडली का द्वितीय भाव और सप्तम भाव मार्केश होता है, 2nd हाउस एंड 7th हाउस। इनके लॉर्ड को देखिए, द्वितीय भाव का स्वामी इस कुंडली में, आप अपनी कुंडली में देखिएगा, इस कुंडली में द्वितीय भाव का स्वामी कौन है, सूर्य, और सप्तम भाव का स्वामी कौन है, शनि है। तो सूर्य में शनि की अंतर्दशा, सूर्य की महादशा में शनि की अंतर्दशा, या शनि की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा में, चूंकि मार्केश है, इसमें क्या शब्द जुड़ा, मार्केश का मतलब भी मैं समझा देता हूँ। मार्केश, मार मतलब सिर्फ मार देना, प्राण लेना नहीं होता, कहते हैं मारो उसे, 2 थप्पड़ मारो, तो 2 थप्पड़ मारो मतलब क्या हो गया, मारने का मतलब 2 थप्पड़ मतलब जान से मारने के लिए आपने नहीं कहा। तो ऐसा नहीं है कि मार्केश हमेशा आपको आपकी आयु खत्म कर देगा, इसकी दशा में शारीरिक कष्ट होगा, ये सही बात है। इसकी दशा में शारीरिक कष्ट हो सकता है या किसी बात को लेकर के मानसिक कष्ट भी मार्केश देता है, सामाजिक और पारिवारिक कष्ट भी देता है। आप यू लव योर मॉम मच, आप अपनी माता को बहुत प्रेम करते हैं, तो उसकी भी डेथ हो गई, तो अब अगर जान लीजिए कोई एक 5 साल 6 साल का बालक है, अब उसकी कुंडली में मार्केश चल रहा है, उसकी भगवान ना करें ऐसा किसी के साथ हो, लेकिन उसकी माता की डेथ होती है। अब बताइए उस बालक के लिए मार्केश ने काम किया है कि नहीं, क्या माता की डेथ का बालक के ऊपर भयानक असर नहीं पड़ेगा, तो ऐसे भी रिजल्ट देता है। मार्केश शारीरिक, मानसिक, आर्थिक या सामाजिक रूप से कष्ट देता है। मार्केश ऐसा नहीं अगर आप कोई ग्रह आपका मार्केश है तो आपको धन नहीं देगा। इस कुंडली में सूर्य द्वितीय भाव का स्वामी होकर मार्केश है, तो सिर्फ मार्केश थोड़े है, धन भाव का भी तो स्वामी है, धन भी तो देगा, उच्च का है, और धन का जो कारक ग्रह गुरु होता है उसके साथ है, गुरु की दृष्टि भी है। तो सूर्य की दशा अंतर दशा में चूंकि सूर्य गर्म ग्रह है, मेष राशि पे है, सिर से संबंधित परेशानी दे सकता है, सिर में गर्माहट महसूस हो, और सूर्य उच्च का है, बिजली उजली से खतरा दे सकता है, आग से खतरा दे सकता है, तेज बुखार दे सकता है। तो वो मार्केश शारीरिक या मानसिक कष्ट देगा, वो अलग चीज है, लेकिन मार्केश धन की भी हानि करेगा, धन इनकम बंद हो जाएगा, दरिद्रता देगा, ऐसा नहीं है। तो मार्केश का संबंध शारीरिक और मानसिक तकलीफ से है। तो एक हमने धन वाला पकड़ लिया, एक हमने मार्केश भी पकड़ लिया। आप देखेंगे कुंडली के सारे भावों का संबंध हमने निकाल लिया। अब एक संबंध और बचता है इसमें, ये जो लग्न है, चतुर्थ है, सप्तम है और दशम है, अगर हम इनको एक साथ कोई नाम दें तो क्या दे सकते हैं? आप लोग बताइए क्या नाम दे सकते हैं? इसको केंद्र बोल सकते हैं। क्या बोलना है? केंद्र। लग्न जो है ये त्रिकोण भी है, केंद्र भी है, तो इसको त्रिकोण में भी शामिल किया गया, ये केंद्र भी है। तो केंद्र स्थानों के स्वामी जो होते हैं ये आपको भौतिक विकास देते हैं। क्या देते हैं? भौतिक विकास देते हैं। जितना कुंडली में बल रहेगा उतना ही मिलेगा। आप वीडियो देख रहे हैं तो इसका आपका अच्छा आ रहा कि हाँ मेरा से दूसरे में ग्रह में के का चल रहा है, धन भाव में लाभ भाव के स्वामी का चल रहा है, तो बहुत अच्छा होगा। अब उस कुंडली में जितना बल होगा मिलेगा उतना ही। और कुंडली दिखाने का मतलब यह बिल्कुल नहीं होता जब आप हमसे संपर्क करते हैं कि आप
की कुंडली में धन, आप दरिद्रता में हैं, धन नहीं है, कर्ज में है, परेशान हैं, तो कुंडली दिखा देने से आपकी तकलीफ हल हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। एक ज्योतिषी का काम कुंडली पढ़ना है कि आपकी कुंडली में धन योग है कि नहीं है, वह यह बताएगा। धन जिस ग्रह के कारण, जिस दुष्प्रभाव के कारण खराब है, वह उसका उपाय बता देगा। अब उस उपाय को करने से आप ऐसा ना जानिए कि आप 10 लाख के कर्जे में हैं तो 10 लाख आपके पास प्लस हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कर्म और मेहनत करना चाहिए। कुंडली दिखाइए, क्या चीज़ खराब है, क्या ग्रह नक्षत्र है, उन खराब ग्रह दशाओं का उपाय करिए और निरंतर आगे बढ़िए। जब आप जीवन में असफल होना सीख लेंगे तो आप सफल हो जाएंगे। 2-4 बार असफल हर कोई होता है, पहली बार में सफलता किसी को नहीं मिलती है। तो मेहनत करिए, ग्रह दशाओं का उपाय करते हुए चलेंगे तो जो रास्ते में कंकड़ पत्थर आने वाले हैं ज़्यादा, बस ईश्वर आपकी मदद कर देगा, आपके पैर में चप्पल डाल देगा, ना कि वह आपका रास्ता साफ करने आएगा झाड़ुओं से। संघर्ष तो करना है। तो अगर ये केंद्र, जो चारों केंद्र हैं इस कुंडली में, पहले केंद्र में 4 गिनती लिखिए, 4 माने चंद्रमा ये 7 है, यानी शुक्र, शनि और मंगल। अगर इनकी परस्पर दशाएं होती हैं तो इस समय अवधि में व्यक्ति अपने भौतिक विकास के लिए प्रयास करता है, यानी घर बनाने के लिए प्रयास करेगा और कैरियर बनाने के लिए प्रयास करेगा, सामाजिक परिवेश को बढ़ाने का प्रयास करेगा, अपने बीवी बच्चों के लिए कुछ अच्छा करने का प्रयास करता है। अब एक कॉम्बिनेशन और बनता है जो विशेष रूप से, अगर आप घर लेना चाहते हैं और गाड़ी लेना चाहते हैं तो इसमें जो है चतुर्थ भाव और दसम भाव विशेष, चतुर्थ भाव और सप्तम भाव विशेष भूमिका निभाता है। चौथे से चौथा भाव है, ये जो सप्तम भाव है ये चतुर्थ से चतुर्थ है। इसलिए ये जो है अगर चौथे भाव के स्वामी की दशा हो और उसमें अंतर्दशा 7वें भाव के स्वामी की हो, या 7वें भाव के स्वामी की महादशा में चतुर्थेश की अंतर्दशा हो, तो उस समय भौतिक विकास भी होता है व्यक्ति का। व्यक्ति भूमि भवन वाहन ले सकता है। आप यह देखिए कि आपकी कुंडली में 11वें भाव में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, क्योंकि 11th हाउस का ये 11वां भाव मनोकामना पूर्ति का होता है। हर इंसान ख्वाब देखता है मेरा कब घर होगा, अगर 4 व्हीलर नहीं है तो सोचता है कब मैं कार ले पाऊंगा, कार है छोटी है तो सोचता है इससे बड़ा कब ले पाऊंगा। तो ये 11th हाउस जो होता है ये मनोकामना की पूर्ति करता है। ये जो 11वें घर में आपका ग्रह बैठा हुआ है वह किसकी राशि में है, और जिसकी राशि में है वह कुंडली में जिस भाव में बैठा हो, जिस भाव का स्वामी होगा वह उसकी मनोकामना पूरी कर देगा। जैसे यहाँ पर बुध मान लीजिए बैठा है, तो बुध जो है मनोकामना पूर्ति करने वाला ग्रह हुआ। कौन सा मनोकामना पूर्ति करने वाला ग्रह? इसमें हो गया बुध। ये करेगा मनोकामना इच्छाओं की पूर्ति। और कैसी इच्छाओं की पूर्ति करेगा? किसके घर में है? शुक्र के। तो शुक्र ग्रह से क्या क्या, शुक्र जिन भावों का स्वामी है, लाभ भाव का स्वामी है शुक्र और चतुर्थ भाव का, तो इनकम बढ़ाएगा और भूमि भवन वाहन देगा। ऐसे मान लीजिए बुध यहाँ पे 5 नंबर की गिनती में होता, तो बुध मनोकामना पूरी करता है। कौन सी मनोकामना पूरी करने में सक्षम है? 5 नंबर की गिनती में यहाँ पर बुध है, तो ये 5 नंबर गिनती किसकी होती है? सूर्य की। अब सूर्य जो है कुंडली में जहाँ जैसे होगा उसी हिसाब से ये पूरा करने वाला है। यहाँ पर कोई भी ग्रह हो, मान लीजिए यहीं पर शनि बैठा हुआ है, शनि बैठा है यहाँ 5 नंबर में, तो इस 5 नंबर का स्वामी, या सूर्य चूंकि अकेला स्वामी है इसलिए हम मान लीजिए बुध बैठा है 9 नंबर की गिनती में, तो ये 9 नंबर किसका हो गया? बृहस्पति का। बृहस्पति की दूसरी गिनती जहाँ पड़ेगी उस भाव का और इस भाव का फल देगा। यानी लाभ भाव का ग्रह अच्छा होता, जिसकी राशि में बैठा है उस चीज से संबंधित और उसके भावों से संबंधित चीजों में वृद्धि करता है। तो महादशा अंतर्दशा में मैंने आज सहधर्मिता का सिद्धांत समझाया। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। आगे हम अब महादशा और अंतर्दशा पे कार्यक्रम, अपने 3 पार्ट हो गए, विराम देंगे। अब हम आपको गोचर देखना सिखाएंगे, क्योंकि आने वाले समय में शनि राशि परिवर्तन करने वाले हैं और सबकी उत्सुकता है। तो ग्रहों का गोचर परिवर्तन कैसे देखना है इसके बारे में कार्यक्रम आएगा। और अभी वर्ग कुंडलियों की सीरीज चल रही थी, उसको भी कंप्लीट करना है। लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा।